नमस्कार। आज हम जल संसर्जन एवं वाष्पोत्सर्जी खिंचाववाद कोहेसिव ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह बात जो है डिक्सन एवं जैली ने सन 1914 में प्रस्तुत किया था। यह बात आज भी अधिक मान्य है। इसके बाद में कुछ जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। पहला सिद्धांत है जल के अणुओं की संसंजनी कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। तो ये होता क्या है, जल के अणु एक दूसरे से अत्यंत बलपूर्वक बंधे रहते हैं और जो ओजन और उदजन के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण के कारण संभव हो पाता है। इसी कारण जल के अणुओं में प्रबल आकर्षण होता है, ठीक है, और ये आसानी से एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जल के अणु जाइलम वाहिनियों से भी अत्यंत दृढ़तापूर्वक चिपके रहते हैं। इसलिए पौधों की जाइलम वाहिनियों में जल का जो निरंतर प्रवाह है वो बना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं ये, तो इसमें वाष्पोत्सर्जी खिंचाव एवं जलवहन होता है। जल का मार्ग ऊपर की ओर है। तो जल जो भूमिगत जल है उसके जो रूट यहाँ दिखाया गया है, ये जाइलम ट्रेल्ड है ना, वेरी साइकिल है जो एंडोस्पर्मी कॉर्टेक्स है ये उसका, ये वाटर एंट्री यहाँ से होता है और ये हेयर रूट है। तो यहाँ से जैसे वाटर एंट्री होता है तो ये कॉर्टेक्स में भी आता है इसका, है ना, भूमि के माध्यम से, और ये ऊपर की ओर हो रहा है जल जो पाथ ऑफ वाटर जाइलम वेन। तो वो सीधी पत्तियों ऊपर की ओर हो रहा है, एक दूसरे से सटे रहते हैं और वो चिपके रहते हैं और वो फिर खिंचाव से ऊपर जाते हैं। फिर ये पत्ती की ओर जाता है और पत्तियों में पाए जाने वाले जो प्लास्टिड सेल्स है, एयर स्पेस वाला भाग है ये, और उसमें ये मेसोफिल्स इसको कहते हैं, और ये पेरेन्काइमा है, ठीक है। और वहीं पर देखना पत्ती में एक स्टोमेटा पाया जाता है, तो रंध्र पाया जाता है। रंध्र के कारण एग्जिट वाटर वेपर होता है, जो जड़ की बूंद है, कण है, वो ओस के रूप में यहाँ बाहर निकलता है। इसलिए ऊपर ये ओस के रूप में निकलते रहता है और ये ऊपर की ओर जल का खिंचाव होते रहता है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं इसमें वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। तो इसमें क्या है, तेजी से वाष्पोत्सर्जन करने वाली पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल को स्थानांतरित होते रहता है। इस प्रकार पत्तियों के द्वारा जल की जो हानि होती है, इस जल की कमी के कारण पर्णदोतम या मेसोफिल की कोशिकाओं का परासरणी सांद्रण जो है वो बढ़ जाता है और इसी कारण पत्ती के जाइलम पर जल की मांग के लिए तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। पत्ती के जो जाइलम है उसका जल में तने से व तने को स्वयं जड़ से जल की पूर्ति की जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पत्ती का जो जाइलम है वो जल की मांग को तने से जड़ तक स्थानांतरित कर देता है और इसी कारण जड़ें अधिक जल का अवशोषण करने लगती है, ठीक है। जल के अणुओं को परस्पर आकर्षण का बल तथा जाइलम वाहिनियों का आसंजयी बल जो है वो मिलकर भारी खिंचाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि आसानी से 100 वायुमंडलीय दाब का हो सकता है। इसी बल के कारण जिसे वाष्पोत्सर्जी खिंचाव कहते हैं, जल सरलतापूर्वक जड़ से पत्तियों तक एक अविरल धारा के रूप में पहुंचते रहता है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार 10 से 30 वायुमंडलीय दाब का बल ऊंचे से ऊंचे वृक्षों के जल के आरोहण हेतु पर्याप्त होता है। इसलिए डिक्सन एवं जैली का यह मत अधिक मान्य रहा। इसके बाद देखते हैं उस्वेदन या वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ये होता क्या है, ठीक। ये उस्वेदन या वाष्पोत्सर्जन जो है ना, तो इसका उस्वेदन या वाष्पोत्सर्जन की कुछ परिभाषा है। तो इसकी जो परिभाषा में डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन है, पौधे भूमि से मूल रोमों द्वारा, परिभाषा सुन लीजिए उस्वेदन या वाष्पोत्सर्जन का, जो पौधे हैं भूमि से मूल रोमों द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। इस समस्त जल का केवल 1% भाग पौधों की उपपचयी क्रियाओं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में प्रयुक्त होता है। शेष 99 यानी 90% जल है वो पौधे के वायवीय भागों जैसे पत्तियों तथा शाखाओं से वाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी 1% ही उसमें उपयोग होता है 99%
वाष्प के रूप में उड़ जाता है पत्तियों से, है ना। तो अतः इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इस प्रकार है। जीवित पौधों के, ध्यान सुनेंगे ना, जीवित पौधों के आंतरिक ऊतकों से पौधों के वायवीय भागों जैसे पत्तियां, तना व शाखाएं आदि द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहलाती है। ठीक है। फिर देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में दो क्रियाएं प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वो भाग लेती है। पहला जो प्रोसेस है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। तो ये वाष्पीकरण क्या है? इस क्रिया में पत्तियों की जो मेसोफिल कोशिकाओं की संतृप्त जो भित्तियों से जल वाष्प बनकर अंतराकोशीय अवकाश में आता है। यानी इस क्रिया में पत्तियों की जो मेसोफिल कोशिकाओं की संतृप्त भित्तियों से जल का वाष्प बनकर अंतराकोशीय अवकाश में आता है। ठीक। दूसरा देखते हैं प्रसरण। इसमें जो वाष्पोत्सर्जन में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसमें दूसरा है प्रसरण, डिफ्यूजन। तो इस प्रक्रिया में जल वाष्प पत्ती के अंदर से बाहरी वातावरण में प्रसरित या विसरित होता है, क्योंकि जल या वाष्प का दबाव बाहरी वायुमंडल की अपेक्षा पत्ती के अंदर अधिक होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर। ठीक। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो इसमें पहला अंतर इस प्रकार है वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में कि यह एक जैविक क्रिया है जो पौधों की जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पीकरण यह एक भौतिक क्रिया है जो मृत कोशिकाओं से या जल की खुली सतह में जो ऊष्मा के प्रभाव से होती है, वाष्पीकरण, है ना। दूसरा अंतर है, यह स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाओं के खुलने व बंद होने की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है और यह क्रिया अनियंत्रित होती है। तीसरा है, यह बाहरी कारकों जैसे प्रकाश, तापक्रम आदि के साथ साथ आंतरिक कारकों जैसे स्टोमेटा, जड़, तने तथा पत्तियों की संरचना आदि द्वारा प्रभावित होती है। यह क्रिया केवल बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित होती है। चौथा है, केवल जीवित पौधों में होता है और यह जो है वाष्पीकरण, यह जीवित व अजीवित दोनों में होता है। फिर देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन है वो 3 प्रकार के होता है। जो इसमें पहला है रंध्री या स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन, है ना, या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो रंध्री या स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन क्या है ये जानते हैं कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया का लगभग 90 से 97% पत्तियों की सतह से स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित शिराओं की जो जाइलम वाहिनियों से जल प्रसारण द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में पहुंचता है। अतः ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है और उनकी नम पत्तियों से जल वाष्प बनकर अंतराकोशीय जो अवकाश है वहाँ पर एकत्र होता रहता है। ठीक। तो इस प्रकार अंतराकोशीय जो अवकाश में जल का जो दबाव है वो बाहरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक रहता है। इसके फलस्वरूप जल वाष्प पत्ती के जो अंतराकोशिकीय अवकाश है उसमें विसरण विधि द्वारा स्टोमेटा में होती है, कोई बाहरी वायुमंडल में चली जाती है। ठीक, यानी उसका बाहर हो जाता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी रंध्र के द्वारा जल का जो वाष्प है अंतराकोशीय अवकाश से विसरण द्वारा बाह्य वायुमंडल में चला जाना होता है। उसके बाद दूसरा है बाह्य चर्मी या अत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, है ना, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन का 3 से जो 10% भाग है उप त्वचा द्वारा होता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन में जल है जो है वो सीधे ही पौधों के वायवीय अंगों में एपिडर्मिस जो कोशिकाओं से उनको अवतरित किए हुए क्यूटिकल के माध्यम से होता है। और जो क्यूटिकल है वो जल के लिए अपारगम्य होने के कारण इस विधि द्वारा जल की जो अल्प मात्रा ही वाष्पोत्सर्जित हो पाती है। क्यूटिकल की जो तह है वो जितनी मोटी होती है वाष्पोत्सर्जन उतना ही कम होता है। उपत्वची जो वाष्पोत्सर्जन प्रायः फलों, तनों एवं फूलों में होता है। फिर जो तीसरा है वो वात
रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में जो वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन है वो नगण्य होता है। कुछ पुराने पौधों के काष्ठी तनों के ऊपर जो छाल के नीचे कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं, जिन्हें वात रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से भी कुछ जल वाष्प है वो बाहर वायुमंडल में निकल जाता है। ठीक। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाविधि है, पौधों से अधिकांशतः वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों की संरचना वाष्पोत्सर्जन के लिए अनुकूल होती है। पत्तियां प्रायः चौड़ी तथा चपटी होती है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी बड़ी सतह पर वायु व सूर्य का तीव्र प्रकाश अपना प्रभाव डालते हैं। पत्तियों की दोनों सतहों पर क्यूटिकल युक्त त्वचा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोक सकती है, परंतु जल पत्ती के अंदर की नम मेसोफिल कोशिकाओं से वाष्पीकृत होकर उनके अंतरकोशीय अवकाशों में आ जाता है, जहाँ जल से वाष्प पत्ती की दोनों सतहों पर स्थित असंख्य रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जड़ों द्वारा शोषित जल तने व शाखाओं की जाइलम वाहिनियों द्वारा होता हुआ पत्तियों की जाइलम वाहिनियों में पहुंचता है, जहाँ से जल की पत्ती की मेसोफिल पत्ती की मेसोफिल कोशिकाओं में परासरण दाब अधिक होने के कारण इन कोशिकाओं में परासरणी विसरण द्वारा बराबर जाता रहता है और मेसोफिल कोशिका जल अवशोषित कर स्फीत तथा संतृप्त हो जाता है। इस जल में संतृप्त पत्तियों से जल वाष्प के रूप में उड़कर अंतरकोशीय अवकाशों में पहुंचता रहता है। अंतरकोशीय अवकाश जब जल वाष्प से संतृप्त हो जाते हैं तथा पत्ती के अंदर जल वाष्प का दबाव बाहर वायुमंडल से अधिक हो जाता है, तब जल वाष्प अंतरकोशीय अवकाश से जुड़े पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा बाहर विसरित कर दी जाती है। इस जल वाष्प के इस प्रकार बाहर निकल जाने से अंतरकोशीय अवकाशों में जल वाष्प की कमी हो जाती है, जिससे पुनः जल वाष्प मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति से विसरित होकर अंतरकोशीय अवकाशों में एकत्र होती रहती है। अर्थात जैसे ही जल वाष्प बाहर निकलता है, फिर वहाँ जल की कमी होती है, फिर वहाँ से फिर जल वाष्प आते रहता है। इस प्रकार जल जो है वो जड़ के माध्यम से जाइलम कोशिकाओं के द्वारा ऊपर की ओर जाते रहता है। ठीक। और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन एवं इसकी जो क्रिया विधि है, यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड इट्स मैकेनिज्म जो है, ये पत्तियों की सभी कोशिका जो रस है, जीव द्रव्य तथा कोशिका भित्ति जल से संतृप्त रहती है और मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल जाइलम वाहिनियों द्वारा इसमें पहुंचता रहता है। पत्तियों की जो पर्णदेहोदम कोशिकाओं के बीच बड़े बड़े अंतरकोशीय अवकाश होते हैं और जल से संतृप्त इन कोशिकाओं की सतह से जल वाष्प के रूप में निकलकर इन अवकाशों में एकत्र होता रहता है। इस प्रकार पत्तियों के अंतरकोशीय अवकाश जो आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसमें जल वाष्प भर जाता है और पत्तियों की ऊपरी सतह तथा निचली उपत्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र अथवा स्टोमेटा कहते हैं। इसके नीचे रिक्त स्थान को श्वसन गुहिका कहा जाता है ना। और सभी अंतरकोशीय अवकाशों का संबंध श्वसन गुहिकाओं से होता है। रंध्र जो है वायुमंडल एवं श्वसन गुहिका के बीच दरवाजा है। जब अंतरकोशीय अवकाश जल वाष्प से संतृप्त हो जाता है तो उसके अंदर वाष्प दाब है वो वायुमंडल से अधिक हो जाता है। फलतः जल वाष्प पत्ती के अंदर से रंध्रों द्वारा निकलकर वायुमंडल की ओर विसरित होने लगता है। ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर जल वाष्प की कमी होती है तो फिर से अंतरकोशीय अवकाश पर जल वाष्प आकर एकत्र हो जाता है और यह क्रिया यानी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर देखते हैं स्टोमेटल का जो रंध्र है या स्टोमेटा है उसका डायग्राम। ये स्टोमेटा है रंध्र का दृश्य है, जहाँ पर ये वाला भाग है उसका ये पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रंध्र है। ठीक है। तो ये जो रंध्र है ये एपिडर्मिस सेल कहलाता है और ये वाला भाग है थीन वॉल है और ये उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है और ये वाला जो पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है और ये वाला जो भाग है वो थिक वॉल है और ये वाला जो पार्ट है वो स्टोमेटल पोर है और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट
वो उसका गॉड सेल है ना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं रंध्र की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो रंध्र की जो रचना है, रंध्र स्टोमेटा जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी छिद्र हैं जो पौधों के हरे भाग में रहते हैं, परंतु ये इसका जो आकार है यानी पत्तियों में इसकी संख्या अधिक होती है। प्रत्येक रंध्र दो अधिचर्मी वृक्काकार से घिरा रहता है, इन्हें रक्षक कोशिका या रक्षक कोशिकाएं, गॉड सेल्स या द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। अर्थात रंध्र है जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक छिद्र है जो पौधों के हरे भाग में रहते हैं, परंतु पत्तियों में इनकी जो संख्या अधिक होती है। प्रत्येक रंध्र है दो अधिचर्मी या एपिडर्मल वृक्काकार रेनिफॉर्म और किडनी शेप्ड से घिरा रहता है, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं, गॉड सेल या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है वो और क्लोरोप्लास्ट स्टार्च कण तथा केंद्रक होता है। रक्षक कोशिकाओं की भित्तियां छिद्र की ओर अवतल कॉन्केव एवं मोटी तथा बाहर की ओर उत्तल कॉन्वेक्स एवं पतली होती है। कभी कभी रक्षक कोशिकाओं के अतिरिक्त कुछ उपचर्मी कोशिकाएं रंध्र की रचना में सहयोग देती है। इन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं के फैलने तथा सिकुड़ने पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ देखते हैं, रंध्र को प्रदर्शित करता हुआ पत्ती की बाह्य त्वचा का भाग जो है, ये वाला जो पार्ट है एपिडर्मल सेल है। ये वाला जो पार्ट है वो सबसिडियरी सेल्स है, उसमें पाए जाने वाले ये न्यूक्लियस है। और ये वाला जो पार्ट है उसका गॉड सेल है। ये जो है यही रंध्र है स्टोमेटा, यहीं से जल वाष्प बाहर निकलता है। और स्टोमेटा के जो चारों ओर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टोमेटा या रंध्र का खुलना एवं बंद होना, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग।